स्टूडेंट, हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया था कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। ये वो इंश्योरेंस है जो फायर से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये 1 साल के लिए किया जाता है और इसमें फ़िक्स अमाउंट का क्या पे किया जाता है, प्रीमियम पे किया जाता है। अगर आग से कोई भी नुकसान होता है, जैसे आप अपने घर का करा सकते हैं, दुकान का करा सकते हैं, गोडाउन का करा सकते हैं, तो वो जो नुकसान होता है उससे कवरेज कौन प्रोवाइड करती है? आपको फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब फायर इंश्योरेंस की कुछ तरह की पॉलिसीज़ भी हैं जो इसके नेचर दे रखे हैं। इसमें से 4 पॉइंट लर्न कर लीजिए, इनफ होगा। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी ये 10 तरह की पॉलिसी गिवन है इसके अंदर। रीड आउट का आप कर लीजिए 5 या 6, बस 4 या 5 कर लो, बहुत है, इनफ है। सबसे फर्स्ट है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या है? अंडर दिस पॉलिसी एवरेज ऑफ सम इंश्योर्ड और सम नॉट इंश्योर्ड कंसीडर टू कैलकुलेट कंपनसेशन। एवरेज पॉलिसी में जितने का इंश्योरेंस कराया है और जिस अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं कराया है, उन दोनों का एवरेज लेकर क्या किया जाता है? कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल वर्थ है 60,000, इंश्योर्ड किया गया है केवल 40,000 का। तो देखो जी, जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है? 60,000, और इंश्योरेंस कराया गया 40,000 का। तो 20,000 का इंश्योरेंस नहीं कराया गया ना, अब नुकसान हो गया 30,000 का। जो इंश्योरेंस कंपनी निकालेगी रेशो, वो किसकी निकालेगी? सम इंश्योर्ड और सम नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कितने की है? 40,000 की, और नहीं इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 20,000 की। तो जो कंपनसेशन पे किया जाएगा वो किस रेशो में पे किया जाएगा? 2:1। तो 30,000 को 2:1 में बांट दिया जाएगा। कंपनसेशन केवल 20,000 रुपये ही पे किया जाएगा। वैल्यूड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि वैल्यूड पॉलिसीज़ वो पॉलिसी होती हैं जिस प्रोडक्ट का मूल्य आप पॉलिसी के टाइम पर डिसाइड नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी पॉलिसी जिनका आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, डायमंड हुआ, बुक्स हुई, वैल्यूएबल आइटम हुई। तो ये जो होता है, ये म्यूचुअल कंसर्न से क्या किया जाता है? इंश्योरर और इंश्योरेंस जब ये पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर वो डिसाइड करते हैं म्यूचुअली कि उसका प्राइस क्या होगा, और ए प्रीफिक्स कंपनसेशन पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ लॉस। यानी कि पहले से जो कंपनसेशन फिक्स है उस कंपनसेशन को पे किया जाएगा लॉस के टाइम पर। स्पेसिफाइड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें एवरेज नहीं निकाला जाता। जैसे इसमें तो आपने एवरेज निकाला 2:1 का, इसमें नहीं निकाला जाता, केवल एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पे कर दिया जाता है। मान लीजिए एक पर्सन की प्रॉपर्टी है 30,000 की और उसने इंश्योरेंस कराया है 20,000 का, उसको लॉस हो गया 15,000 का। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा 15,000 रुपये क्या कर देगी? उसको पे कर देगी। कोई भी उसके अंदर एवरेज नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। ओपन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? ये पॉलिसी व्हेन गुड्स आर बीइंग ऑन डेली एंड कांस्टेंट चेंज इन देयर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें जो गुड्स हैं जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। जैसे गोडाउन का करवाया तो गोडाउन में कभी तो ज़्यादा माल होता है, कभी कम होता है, बढ़ता घटता रहता है ना। तो उनके लिए जो पॉलिसी ली जाती है वो क्या कहलाती है? ओपन पॉलिसी कहलाती है। इसके बाद है ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रांजिट पॉलिसी वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स जा रही हैं तो उसके बीच में जो लॉस होता है उसको हम ट्रांजिट पॉलिसी कह देते हैं। तो आप इसमें से बस ये 4-5 याद पढ़ लीजिए, वो इनफ होगा। मराइन इंश्योरेंस कौन सा होता है? मराइन इंश्योरेंस होता है जो शिप वगैरह से करवाया जाता है। ओरिजिनली ये इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन फ्रॉम इटली। शिप जो जाती थी ब्रिटेन और इटली तक, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था लंदन के अंदर 1774 के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मराइन ट्रेड के लिए, क्योंकि देखो जो शिप होती है उसको एक लंबा सफ़र तय करना होता है और बहुत सारे एक ऐसी जगह उसको सफ़र तय करना है जहाँ उसकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं होता है। तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो जो शिपिंग कंपनी होती है या जो शिप के थ्रू अपना माल भेजते हैं, उन लोगों को रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो वो रिस्क को कवर करने के लिए क्या करते हैं? मराइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी। अंडर दिस इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस इंश्योर टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ मराइन रिस्क। यानी कि इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रॉमिस करती है कि अगर मराइन रिस्क होगा तो उसके लिए वो क्या करेगी? कंपनसेशन पे करेगी। इसके सब्जेक्ट मैटर आपको गिवन है। देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है? कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कार्गो किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, कार्गो कहा जाता है जो गुड्स शिप के थ्रू जाती हैं। यानी कि गुड्स बीइंग कैरिड बाय मराइन शिप आर नोन एज कार्गो। इन गुड्स को क्या कहा जाएगा? कार्गो कहा जाएगा। जो माल शिप के थ्रू जाता है उस माल को हम क्या कहते हैं? कार्गो कहते हैं। दीज गुड्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ मराइन
रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मराइन इंक्लूडिंग वार, फायर, थेफ्ट, फॉरफीचर ऑफ गुड्स बाय एनिमी। यानी कि ये क्या होती है, ये रिस्क कवर करते हैं अगर शिप के रास्ते में अगर कुछ भी हो जाता है, रास्ते में जैसे मान लीजिए चोरी हो जाती है, डूब जाती हैं, एनिमी कोई चोरी कर लेता है या वार हो जाती है, तो उसके रिस्क के लिए क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ये इंश्योरेंस करवाया जाता है केवल उन गुड्स का, तो उसको क्या कहा जाता है, कार्गो इंश्योरेंस कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट भी पे करती है एंड प्लस प्रॉफिट एडिड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो इन केस ऑफ डैमेज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है बोथ, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीज़ को वो क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। हुल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, शिप का इंश्योरेंस करवाना। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब गुड्स का इंश्योरेंस कराना। हुल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपका शिप का इंश्योरेंस कराना। शिप इज़ आल्सो लाइक द गुड्स ऑफ ट्रांजिट टू रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मराइन, दिस इज़ आल्सो एज इंश्योरेंस ऑफ शिप। शिप का इंश्योरेंस भी इसको कहा जाता है क्योंकि शिप को भी रास्ते में कभी भी नुकसान हो सकता है। मान लो किसी आइसबर्ग से वो टकरा गई तो पूरी की पूरी शिप टूट गई, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, हुल इंश्योरेंस कहा जाता है। फ्राइट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, देखो शिपिंग कंपनी की जो इनकम का साधन होता है, तो उसकी इनकम का साधन क्या होता है, किराया। अब मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी और जो व्यक्ति अपना सामान शिप के थ्रू भेज रहा है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर उसका माल सेफली पहुंचेगा तो ही वो किराए की पेमेंट करेगा, वरना वो शिपिंग कंपनी को किराए की पेमेंट नहीं करेगा। और बाय बैड लक क्या होता है, शिप का नुकसान हो जाता है रास्ते में ही, और वो सारी की सारी गुड्स भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वो गुड्स सेफली नहीं पहुंची तो अब जो भेजने वाला है वो शिपिंग कंपनी को किराया नहीं देगा, और जब वो किराया नहीं देगा तो शिपिंग कंपनी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उस किराए को कवर करने के लिए, यानी कि उस किराए के फ्राइट इंश्योरेंस को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्राइट इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, very often there is an agreement between shipping company and goods owner that freight will be paid only when goods reach to their destination safely. If goods damage in a transit, then shipping company may not get freight as per their agreement with the goods owner. तो ये लाइन मैंने आपको सारी बताई दी है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कार्गो कंपनी फ्राइट को क्या करवा लेती है, इंश्योर्ड करवा लेती है। उसके बाद है लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस इज टेकन फॉर डैमेज टू द थर्ड पार्टी एंड कंपनसेशन बीइंग पेड फॉर द डैमेज इज नॉट लायबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस की पेमेंट के लिए देखो दो शिप है, ठीक है। ए वाली शिप ने अपना लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है और ये जाके रास्ते में टकरा जाती है बी शिप से, ठीक है। अब बी शिप को नुकसान हुआ, गलती किसकी थी, ए शिप की मान लीजिए, और नुकसान किसको हो गया, बी शिप को। अब बी शिप वाला तो किससे पैसे मांगेगा, ए से पैसे मांगेगा ना, तो ए ये कंपनसेशन किससे लेके पे कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी से पे कर देगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए बी क्या होगी, थर्ड पार्टी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए बी क्या होगी, थर्ड पार्टी होगी। दोबारा बता देती हूँ, देखो इसमें थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर मान लीजिए जो शिप है उससे अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है, समझ गए, मान लीजिए दो शिप हैं, इंश्योरेंस करवा रखा है ए ने और उसके कारण बी शिप को नुकसान हो जाता है, तो बी शिप की जो नुकसान की भरपाई है वो कौन कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस कहलाता है। अच्छा, फिर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस पे दो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इम्प्लाइड वारंटी। दोनों प्रिंसिपल मैं बता चुकी हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में यहाँ क्या होगा कि वो ओनर होना चाहिए शिप का, पैसेंजर इन देयर गुड्स होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ और कैप्टन अपनी सैलरी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, ओनर अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा सकता है, अगर कोई गुड्स की सिक्योरिटी पर मनी उधार दी गई है तो वो मनी लेंडर इंश्योरेंस करा सकता है, पर्सन फ्राइट चार्जेस के लिए इंश्योरेंस करा सकता है। इम्प्लाइड वारंटी में कि भाई गुड्स एक डेस्टिनेशन पॉइंट से नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, नो डाइवेशन ऑफ शिप रूट क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन ईजिली एज्यूम द शिप विल नॉट फॉलो द अदर रूट, वो अदर रूट फॉलो नहीं करेगी, वो तब तक दूसरा रूट फॉलो नहीं करेगी जब तक ये गुड्स की सेफ्टी के लिए रिक्वायर ना हो, या ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ना हो, या कंट्रोल ना कर पाता हो कैप्टन शिप के डाइवेशन को, या किसी पैसेंजर को सडनली किसकी ज़रूरत हो जाए, मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़ जाए, तो उनको अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है, ठीक है। लीगलिटी ऑफ वेंचर का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी इज़ बाउंड टू पे द कंपनसेशन only when objective of vogue is legal. For instance, if any tax is being evaded on the goods damage
देन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट लाइबल टू पे एनी कंपनसेशन। यानी कि मान लीजिए कोई टैक्स देना रहता है उस पर, तो इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनसेशन को पे करने के लिए लाइबल नहीं है। यानी कि वो पूरी तरह से लीगल होना चाहिए वेंचर, जो भी गुड्स को सामान लेके जा रहे हैं लेके आ रहे हैं वो पूरी तरह से लीगल होना चाहिए। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको 4 पॉइंट अच्छे से लर्न करने हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है और जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सेल्फ की और फैमिली की दूर करना। जो जनरल इंश्योरेंस है इसका सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या, फायर और मराइन इंश्योरेंस। इसमें कोई लिमिट नहीं होती अमाउंट की, आप 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में जितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी केवल उतना ही इंश्योरेंस करवा सकते हो। इसमें सब्रोगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, इसमें सब्रोगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सब्रोगेशन के प्रिंसिपल समझते हो ना, कि जो मलबा रह जाता है उस पर अधिकार किसका होता है, इंश्योरेंस कंपनी का होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में तो मलबा कुछ होता ही नहीं है, जनरल इंश्योरेंस में इस पर होता है। ये कितने सालों के लिए भी लिया जा सकता है, ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। इसमें बोथ एलिमेंट होते हैं, सेफ्टी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। जनरल इंश्योरेंस में केवल कौन सा एलिमेंट होता है, आपका सेफ्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो बस आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट लर्न कर लीजिए। तो ये आपका चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद जो 15 चैप्टर आता है आपका, वो आता है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज या कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको कम्युनिकेशन का मतलब पता है, पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करना। जैसे पहले क्या होता था, टेलीग्राम या टेलीफोन से किया जाता था। आजकल मॉडर्न टेक्निक क्या होगी, कोरियर, फैक्स, इंटरनेट। और अब तो इससे भी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक आ रही है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत पुराना है आप लोगों का। तो अब तो क्या हो रहा है, व्हाट्सअप आ गए, जूम आ गया, और ये गूगल डियो आ गया, जियो मीट आ गया। तो बहुत सारे अनगिनत कम्युनिकेशन के साधन हैं जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोरियर आप लोगों को पता है, सामान आजकल ऑनलाइन जो हम इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते जा रहे हैं, या ऑनलाइन जो ट्रेंड इतना बढ़ गया है ट्रेड का, तो कोरियर सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्स वगैरह के थ्रू भेजा जाता है। तो ये चैप्टर जो आपको लर्न करना है, वो चैप्टर आपको की कंसेप्ट से लर्न करना है। ठीक है ना, ये चैप्टर बीच में से लर्न करने की बजाय ये चैप्टर जो आपको रीड आउट करना है वो कहाँ से करना है, ओनली की कंसेप्ट से इसको आप लर्न कर लीजिए तो भी इनफ होगा ये चैप्टर आपके लिए। आपको चूँकि ये चैप्टर आप रीड करिए सारा, अगर आप करना चाहें तो इसमें नॉर्मल यही चीज़ें बताई गई हैं कि टेलीग्राम से कैसे भेजा जाता था। टेलीफोन पहले एसटीडी होती थी, फिर आईएसडी होती थी। तो हमें पता ही है कि एसटीडी और आईएसडी इंटरनेशनल कॉल्स के लिए होती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। सब लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल के थ्रू आप कहीं पे भी, पहले तो मोबाइल में भी ज़ीरो लगाना ज़रूरी होता था, और अगर आप एसटीडी चार्ज करते थे तो उसके लिए कॉल रेट अलग हुआ करती, रोमिंग की कॉल रेट अलग हुआ करती। लेकिन अब तो क्या चल गए हैं, डाटा पैक वगैरह चल गए हैं, तो वो पूरा सेम ही होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा पुराना है जिसको अपडेट नहीं किया गया है, तो आप केवल इसको कहाँ से करेंगे, की कंसेप्ट से लर्न कर लेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स एंड आइडिया टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, भेजना। ट्रेडिशनल मोड क्या थे, फिर मॉडर्न मोड क्या है, कोरियर और इलेक्ट्रिक, फिर इसके एडवांटेजेस। बस आप यहीं से इसको क्या कर लो, रीड आउट कर लो। ठीक है।